हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने अपने चार तरह के जो बल होते हैं, उन चार तरह के बल में से पहला बल जो था वो गुरुत्वीय बल था, जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल, जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो आवेशों के बीच में लगता है। ठीक है, तो अपने ने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि आवेश क्या होते हैं। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे आवेश होते हैं वहाँ पे लगता है। ठीक है, 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि आवेश को अपने Q से डिनोट करते हैं। आवेश दो तरीके के हो सकते हैं, धन आवेश हो सकता है और ऋण आवेश हो सकता है। बराबर। तो अपने ने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी दो धन आवेश एक दूसरे के पास में होते तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। तो समान तरीके के आवेश है, इसलिए उसको सजातीय आवेश बोलते हैं। समान तरीके के आवेश होते हैं तो उसको सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। इसी तरह जैसे ये माइनस आवेश है, ये भी माइनस आवेश है, तो इनके दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, बराबर। तो धन आवेश और धन आवेश को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। इसी तरह ऋण आवेश और ऋण आवेश को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। मतलब सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग तरीके के आवेश। तो विजातीय आवेश मतलब जैसे कि मेरे पास में एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो जैसे ही धन आवेश को ऋण आवेश के पास लेके जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि दोनों के आवेश अलग अलग है। अलग अलग आवेश होने पर उनके बीच में आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि माइनस है और इस साइड प्लस है, तो भी इन दोनों के बीच में आकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों होता है। लेकिन अपने ने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर खाली सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल ही होता है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल के अंदर भी क्या होता है कि ये दोनों बल जो आवेश के होते हैं वो विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, समान आवेश होंगे तो, और विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही गुरुत्वाकर्षण बल में जो पढ़ा था उसी तरीके से कि इसके अंदर जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि कोई भी जैसे वस्तु है उसके अंदर आवेशों का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर बल का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। बराबर ना। तो Q1 और Q2 का गुणनफल उसके बल के बराबर हो जाएगा। बराबर, पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा, F जो है वो उन दोनों के आवेश के दूरी के व्युत्क्रमण होगा। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल में जो था वो का वही है। वहाँ पे द्रव्यमान था m1 और m2 लेते थे, और यहाँ पे आवेश जो है वो q1 और q2 लेते। दूसरा सब इसके अंदर सेम ही है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने पर अपने को क्या मिला? अपने को मिला F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये समानुपाती हट गया तो यहाँ पे लिख देंगे F बराबर आ जाएगा और फिर K आ जाएगा, K फिर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये K जो है
वही समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने विद्युत चुंबकीय बल का मान जो है वो ज्ञात कर सकते। तो विद्युत चुंबकीय बल का सूत्र भी है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और गुरुत्वीय बल का जो सूत्र था वो अपना सूत्र था F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपने देखते हैं कि सेम टू सेम ही है, खाली फ़र्क इतना है कि यहाँ पे द्रव्यमान आ जाता है और यहाँ पे आवेश आ जाता है, और ये कांस्टेंट जो है दोनों का सिंबल जो है वो अलग रखा है। तो अब विद्युत चुंबकीय बल के गुण क्या होते हैं? ठीक है, आकर्षण बल के गुण अपने ने पढ़े कि आकर्षण बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के गुण पढ़े, तो जो आकर्षण होता है सबसे दुर्बल होता है, व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है, लंबी दूरी तक लगता है, बल जो है वो केंद्र से स्टार्ट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सब बातें। तो इसी तरह विद्युत चुंबकीय बल की क्या होती है खासियत? तो सबसे पहला है विद्युत चुंबकीय बल, जो मैंने सबसे पहले ही बोला था कि विद्युत चुंबकीय बल सबसे पहले उसमें आकर्षण का भी गुण होता है और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि देखो दूसरा इक्वेशन में क्या था कि F समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो ये क्या है? दूरी। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 में बटे में लिखते हैं तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। फिर क्या है? वर्ग, मतलब दूरी का वर्ग है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। अब तीसरा है कि विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो लंबी दूरी तक नहीं लगता, अधिक दूरी तक नहीं लगता। जैसे कि तुम दो चुंबक है, दोनों चुंबक को एक पर्टिकुलर पास में रखोगे तो उनके दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है, लेकिन जैसे जैसे चुंबक को एक दूसरे से दूर लेके जाओगे तो एक दूरी के बाद में दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो ज़्यादा दूरी तक प्रभावी नहीं रह सकता, जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है प्रभावी उतना नहीं हो सकता। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि दो प्रोटॉन के बीच में विद्युत बल उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है, बराबर ना। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दो प्रोटॉन है, ठीक है, तो दो प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻36 गुना होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है, विद्युत चुंबकीय बल का मान ज़्यादा है, और दो प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत चुंबकीय बल का मान होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻36 गुना होता है, बराबर। मतलब मान लो कि गुरुत्वीय बल का मान जो है वो 1 है, तो विद्युत चुंबकीय बल का मान होगा 10⁻36, इतना गुना जो है वो बल लगता है। ठीक है, तो ये था अपना विद्युत चुंबकीय बल। फिर है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल जो है वो बल जो है नाभिक के अंदर लगता है। ठीक है, ये जैसे कि अपना परमाणु है, इसके बीच में ये नाभिक होता है, तो नाभिक अपने को पता है कि दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस नाभिक के अंदर लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इसका बाहर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, ये जो बल होता है वो नाभिक के अंदर ही लगता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर जो बांधे रखता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में ही यहाँ पे अपने को पढ़ना है। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है ना, अब ये जो प्रबल नाभिकीय होता है इन चारों बल में से सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है ना, तो चारों बल में से सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली जो बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो बल होता है
उसका बल की दूरी बहुत ही कम होती है। इसकी दूरी जो है नाभिक के अंदर तक ही सीमित होती है, बराबर ना। मतलब तुम्हें कहे कि सबसे कम दूरी वाला बल कौन सा होता है, तो अपने बोल सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल जो है वो कम दूरी वाला होता है, क्योंकि वो नाभिक के अंदर ही लगता है। और नाभिक इतना छोटा होता है, तुमको पता है कि अपने को नॉर्मली जो है नॉर्मल आँखों से अपने उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो नाभिक के अंदर जो बल लगता है वो बल किनके बीच में लगता है, ठीक है। तो अपने को पता है कि नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जो बल होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। मतलब 4 अलग अलग तरीके से वो बल लगा सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। तो इस तरह से सभी के बीच में जो लगने वाला बल है वो समान रूप से कार्य करता है, ठीक है ना। फिर तीसरा जो पॉइंट है जो मैंने तुमको बताया कि इसका परिसर बहुत ही कम होता है। परिसर का मतलब है दूरी, क्योंकि नाभिक तो बहुत ही छोटा होता है, तो नाभिक के अंदर की जितनी दूरी होगी उतना ही उसका प्रबल नाभिकीय बल लगेगा। तो उसकी दूरी जो होती है वो नॉर्मली 10 की घात -15 मीटर होती है। 10 की घात माइनस में हो -15। इसका मतलब क्या है कि 1/10⁻15। अब 10 की घात 15 मतलब 10 के बाद में 15 जीरो, इसको भाग कर दो तो कितनी छोटी संख्या निकलेगी, उतनी दूरी जो होगी उतनी दूरी तक प्रबल नाभिकीय बल लगता है, ठीक है। और प्रबल नाभिकीय बल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल की वजह से ही नाभिक का अस्तित्व है, ठीक है ना। अपने देखते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन नाभिक जो है अपनी जगह पे ही रहता है। तो अपनी जगह पे नाभिक इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, जिससे वो अपनी जगह से नहीं हिल पाते। तो अपने बोल सकते हैं कि प्रबल जो नाभिक बल होता है वो ही नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन तो उस नाभिक के बाहर होते, तो उस इलेक्ट्रॉन का उस बल पे कोई भी तरह का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रबल नाभिकीय बल जो है वो नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अलग अलग तरीके से यहाँ पे लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो बल आता है वो होता है प्रबल दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में लगने वाला बल है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है तो उसको दुर्बल नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। और तुमने जैसे कि बहुत सारे 10वीं क्लास में भी रिएक्शन पढ़ी होगी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। कि जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे यूरेनियम का परमाणु, तो उसके ऊपर न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अलग अलग तरह के उसके अंदर से विकिरण उत्पन्न होती है। तो वो विकिरण उत्पन्न होने से पहले जब वो परमाणु के अंदर होती है तो वो एक दूसरे से बंधी हुई होती है, तो वो एक दूसरे से बंधी हुई होती है तो उस टाइम पे कौन सा बल लग रहा होता है उनके बीच में, तो दुर्बल नाभिकीय बल लग रहा है, ठीक है ना। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो जो अलग अलग नाभिकीय प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो उसके वजह से उसके अंदर से बीटा रे, अल्फा रे, गामा रे, अलग अलग तरह की किरणें निकलती है। तो वो किसकी वजह से होता है, दुर्बल नाभिकीय बल की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है दुर्बल नाभिकीय बल के गुण, तो देखो मैंने तुमको बताया दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है तो
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो न्यूक्लियस के बाहर होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। तो इन दोनों के बीच में बल लग के जब बाहर से बहुत सारी कभी ऊर्जा मिल जाती है तब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो जो है उसके अंदर से उत्सर्जित होता है। तो ये जो है वो दुर्बल नाभिक बल का ही एक भाग है। ठीक है, अब दुर्बल नाभिकीय बल जो है, नाम में दुर्बल है, ठीक है, लेकिन ये जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बाद में दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो आता है। मतलब तुम्हें बोले कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद में दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल और उसके बाद में प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत है, सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली बल है या प्रबल बल है, पहला आता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है विद्युत चुंबकीय बल, फिर तीसरा आता है दुर्बल नाभिकीय बल और सबसे लास्ट में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो 4 तरीके से बल यहाँ पे समझा है। ठीक है, फिर इसके बाद में दुर्बल नाभिकीय बल का भी परिसर बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही कम तक लगता है, ये भी परमाणु के अंदर ही लगता है। तो इसकी जो दूरी होती है वो 10⁻⁻16 मीटर तक होती है। अब ये एक टेबल है, ठीक है, जिनमें चारों के बीच में तुलना की हुई है। तो ये टेबल जो है तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बल किस में लगता है, कितनी दूरी तक कौन सा बल लगता है, ये सब बातें यहाँ पे दी हुई है, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये प्रबलता बताता, मतलब शक्तिशाली कौन सा है। तो देखो ये 10⁻⁻39 मतलब माइनस में घात है, मतलब ज़्यादा कम हुआ, तो ये सबसे कम प्रबल है। फिर उससे ज़्यादा ये प्रबल है, उससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा जो है प्रबल नाभिकीय बल क्योंकि 1 है, बराबर ना। ये 10⁻⁻2 मतलब 0.1, बराबर। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं बल जो है वो प्रबल होना चालू हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो परास मतलब कितनी दूरी तक कौन सा बल लगता है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल अनंत तक लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो उसका दूरी बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻16 मीटर तक ही होती है। विद्युत चुंबकीय बल भी अनंत तक ही होता है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर एक दूरी होती है। ठीक है, और प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर तक लगता है। मतलब सबसे कम दूरी कौन लेता है, दुर्बल नाभिकीय बल, उससे प्रबल नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुंबकीय बल और फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब ये किन के बीच में लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पिंड के बीच में, द्रव्यमान के बीच में लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल जो होता है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है। विद्युत चुंबकीय बल जो है वो आवेशों के बीच में लगता है। और प्रबल नाभिकीय बल जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाए तो उसको न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को साथ में बोलना हो, मतलब कंबाइन कर दे तो बन जाता है न्यूक्लियन। ठीक है, अब इसके बाद में है कि ये जो एकीकरण और न्यूनीकरण है वो तुम देख लेना, ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है संरक्षण के नियम है। ठीक है, तो ये 9वीं क्लास में तुमने पढ़ा था अलग अलग तरह के संरक्षण के नियम। तो सबसे पहले संरक्षण के नियम में सबसे पहले सुरक्षित राशियाँ किसको बोलते हैं। सुरक्षित राशियाँ मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जो अचर हो, अचर मतलब बदलती नहीं हो, परिवर्तित नहीं होती है, तो उनको सुरक्षित राशियाँ बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी, जैसे कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, तो कोई भी वस्तु का द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। ठीक है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। जैसे मान लो कि कोई ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ऑक्सीजन का परमाणु है तो उसका द्रव्यमान जो है वो आज, कल, परसों, 2 साल बाद देखेंगे तो भी उसका द्रव्यमान जितना है
उतना का उतना ही रहेगा। तो उस राशि को, उस भौतिक राशि को अपने बोलेंगे सुरक्षित राशियाँ, बराबर ना। तो द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है कोई भी चीज़ का, तो ये हमेशा जो है वो फिक्स रहता है, तो उसको सुरक्षित राशियाँ बोलते हैं। अब संरक्षण का नियम किसको बोलते हैं? कि ऐसी कोई घटना, ठीक है, ऐसी कोई घटना जिसका अपने को किसी के बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है ना, भौतिक राशि में, और उसको समझने के लिए अपने ने संरक्षण के नियम को बनाया है, जिसको कंजर्वेटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसके जो उत्तर है उसके अंदर ही होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता, अचर होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या लिखा है कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी भौतिक या कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अंदर ना तो द्रव्यमान कभी पैदा होता है और ना कभी नष्ट होता है। द्रव्यमान हमेशा अचर रहता है, सुरक्षित रहता है। मतलब ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ना किसी ने पैदा किया है, ना कोई नष्ट कर सकता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रह सकता है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे अपने आसपास में जितनी भी गैसें हैं, तो गैस का द्रव्यमान जो है वो हमेशा रहने वाला ही है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण। तो इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद में आता है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग का मतलब क्या होता है, तो तुमने पढ़ा होगा कि संवेग P बराबर होता है mv। 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, भूल गए हो तो 9वीं की किताब खोल के देख लेना। संवेग जिसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, तो ये इसका सूत्र होता है। तो संवेग संरक्षण में क्या होता है कि कोई भी जैसे वस्तु है, कोई वस्तु, तो जब वस्तु को बल लगाते हैं तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, तो उसका द्रव्यमान तो दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वेग जो था वो 0 था क्योंकि रेस्ट फॉर्म में था, पर यहाँ पे वेग बदल गया, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो संवेग भी बदल जाएगा। तो जब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका संवेग बदल जाता है, बराबर ना। पर उसके ऊपर मैं बल ही नहीं लगाता तो वो वस्तु उस जगह से दूसरी जगह जाती ही नहीं और संवेग बदलता ही नहीं। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि संवेग संरक्षण के नियम में क्या हो रहा है कि कोई भी निकाय में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे मैं कोई भी तरह का बाह्य बल नहीं लगा रहा हूँ, तो उसका जो कुल संवेग जो होगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये पत्थर है, अब पत्थर पे मैं कोई भी तरह का बल नहीं लगा रहा, तो 2 दिन के बाद में देखूंगा पत्थर वहीं पे पड़ा होगा, तो उसका संवेग सुरक्षित ही है, वहीं का वहीं है, बराबर ना। तो उसको संवेग संरक्षण बोलते हैं। फिर आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश मतलब ब्रह्मांड के अंदर जितने भी आवेश है वो हमेशा सुरक्षित है, उसको बदल नहीं सकते। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आज से 100 साल के बाद में देखूंगा तो भी उसके अंदर इतने ही आवेश होंगे, तो आवेश कभी भी बदल नहीं सकते, तो उसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। फिर इसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो समझने जैसा है कि ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसके अंदर क्या है कि आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया था और वो सूत्र है E बराबर mc², ठीक है। E का मतलब है ऊर्जा, m का मतलब है द्रव्यमान, और c जो मतलब है, c का मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब अपने सूर्य से जो लाइट आ रही है, प्रकाश का वेग, तो इसका मान जो है वो कांस्टेंट होता है 9 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये मान जो है वो फिक्स होता है, वो तुमको याद रखना है, ठीक है।
c मतलब होता है प्रकाश का वेग, जो सूर्य से आ रहा है प्रकाश, उसका वेग कितना है 9 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 9 गुणा 10⁹ मीटर दूरी तय करता है, बराबर ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर ये m और ये e। अब ये जो फॉर्मूला डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने, ठीक है, नाम सुना होगा। तो आइंस्टाइन का कहना था कि कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी द्रव्यमान है या कोई भी पिंड है, उसको सूर्य के प्रकाश की गति से उसको फेंके, ठीक है, तो वो जो पिंड है उस पिंड के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। और कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? जितनी उसके अंदर द्रव्यमान होगा उतनी उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, बराबर। मतलब किसी पिंड है, उसके पास में द्रव्यमान जितना ज़्यादा है और उस द्रव्यमान को अपने सूर्य की गति से, सूर्य के प्रकाश की गति से मैं फेंकूँ, तो ये पूरा जो पिंड है, उस पूरा पिंड जो है वो आग या ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और वो ऊर्जा कितनी होगी? जितना उसका द्रव्यमान होगा। ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, कम द्रव्यमान होगा तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। इसीलिए अपने देखते हैं कि जब कोई भी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में कोई भी पिंड आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे की तरफ आता है, तो अपने देखते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर ही वो जल के भस्म हो जाता है। तो अपने बोलते हैं कि ये तो टूटता तारा है। तो टूटता तारा नहीं होते, वे दूसरे आसपास के जो ब्रह्मांड के अंदर से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पिंड होते हैं, वो पृथ्वी के पास आते हैं। तब पृथ्वी क्या करती है? उनको अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। तो आकर्षित करती है तो वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा घर्षण बल लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरा पिंड जो है वो पूरा भस्म होकर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ये E बराबर mc² के रूल को ही फॉलो करता है कि कोई भी पिंड है, अब मेरे पास में कोई पत्थर है, उस पत्थर को प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति जो है, जो 9 इंटू 10⁹ मीटर पर सेकेंड की गति से मैं उसको फेंकूँ तो वो जो पिंड है वो पूरा भस्म होकर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न निकलेगी। तो ये जो ऊर्जा द्रव्यमान है, तो ये भी क्या है? संरक्षित है। मतलब जितना द्रव्यमान होगा उतनी उसके अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो कभी भी बीच में ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो यही दिया हुआ है कि देखो, उदाहरण के लिए जैसे दिया है कि नाभिक की कोई प्रक्रिया है तो उसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो वही ऊर्जा नाभिकीय शक्ति जनन और नाभिकीय विस्फोट से मुक्त होती है, बराबर। मतलब नाभिकीय शक्ति जो होती है, नाभिक के अंदर जो शक्ति होती है, जब वो ब्लास्ट हो जाता है तो वही नाभिकीय शक्ति जो नाभिक के अंदर होती है वही सभी जगह पे वो ऊर्जा को मुक्त कर देता है। तो इसी के साथ ये जो पहला चैप्टर है वो बहुत अपना कंप्लीट होता है। और इस पहले चैप्टर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ और उसको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, और याद करना है। तो इसके अंदर ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो संरक्षण का नियम। संरक्षण के नियम में ये जितने भी पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, ये सब जो संरक्षण के नियम हैं, ये 5 तक ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में तुमको करना है 4 जो बल है, चारों बल के बारे में तुमको याद कर लेना अच्छे से। और इसके साथ में ये जो टेबल दी हुई है जिसमें चारों बल की तुलना की है, ये टेबल तुमको याद कर लेना और चारों बल के बारे में तुमको याद करना है, ठीक है ना। ये जो जितने भी चारों बल है, प्रकृति के मूल बल, ये बल को तुमको याद करना है। और इसके फिर पहले वाला जितना भी है उसको खाली तुमको समझना है, ठीक है, और याद रखना है। फिर ये जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से भौतिक राशियाँ या कौन से फिजिक्स के पार्ट्स आते हैं वो तुमको याद रखना है और दूसरा सब कुछ तुमको समझना है, ठीक है।